मॉडर्न फिजिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं अपन, जिसका नाम है एटम्स। मेरे को ये चैप्टर एटमिक स्ट्रक्चर जो है ना केमिस्ट्री 11th का, उसका रिकैप लगता है। भी सेम, बिल्कुल सेम, हल्का सा ट्रांजिशन वगैरह अलग चीज़ें पढ़ाते हैं। पर अगर तुम किसी अच्छी कोचिंग से आते हो, मतलब नाम तो क्या लूँ, पर किसी बड़ी कोचिंग से आते हो तो वो तुमको 11th में ही सब कुछ पढ़ा देता है। तो तुम्हारे लिए तो ये चैप्टर लड्डू है, लड्डू। ठीक है, तो चालू करते हैं। हाँ, सबसे पहले किसकी बात करी जाए? भाई सबसे पहले बात करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल की। भाई रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसमें उन्होंने लिया था एक बिस्मथ, भाई इन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, क्योंकि तुमको बताया था लेड जो है वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है। इन्होंने लिया एक बिस्मथ का, मतलब एक समझ लो बिस्मथ का थोड़ा सा टुकड़ा लिया, 2-4 ग्राम। ठीक है, अब बता दो तुमको, बिस्मथ जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में यहीं से चालू होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इसके पहले भी एक है टेक्नीशियम, मैनमेड सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट वही है। ठीक है, अब यहाँ क्या, ये अल्फा पार्टिकल दे रहा था स्टेबल होने के लिए, ये अल्फा रेस। ठीक है, और यहाँ लगे हुए थे और डेड शील्ड्स, ताकि ये अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा चलता रहे। ये अल्फा गन हो गई ना एक तरह से, एकदम गन से एक छोटे से पार्टिकल से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, इनको कहते हैं लेड ब्रिक्स। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ इन्होंने रख दी एक स्क्रीन। ये है थीटा स्कैटरिंग एंगल, और ये है अपनी स्क्रीन। ठीक है, ये जो स्क्रीन है ये है जिंक सल्फाइड की, और यहाँ से ये पार्टिकल जैसे निकले। तो ये क्या चीज़ है, ये है अपनी फेवरेट एलिमेंट, गोल्ड। भाई जिसका गोल्ड फेवरेट एलिमेंट नहीं है ना, भाग जाओ यहाँ से। नहीं, वो बोलेंगे कुछ लोग कार्बन यानी डायमंड, प्लैटिनम, भाई जाओ तुम मर जाओ जाके। गोल्ड की कीमत भैया इंडिया में प्लैटिनम से ज़्यादा है। ठीक है, और ये है डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, इसी से देखा था इन्होंने। भाई इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से तो देखेंगे। ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया, गोल्ड फॉइल से रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, अब हमको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बताने की ज़रूरत है। हर 20,000 में से एक डिफ्लेक्ट हुआ, और हर 1,00,000 में से एक कम्प्लीटली 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हुआ। इससे क्या पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर, मतलब एटम के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज है, और सारा का सारा वेट वहीं कॉन्सेंट्रेटेड है, बाकी खाली जगह है और कुछ नहीं है, खाली जगह है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव हो, पॉजिटिव से ही रिफ्लेक्ट होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। सबको पता है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक अपने स्कैटरिंग ग्राफ पे आ जाते हैं। ये है थीटा 180 डिग्री, ये 0 डिग्री, यहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ 45, और ये ऐसे यहाँ आ जाता है 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6 और 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 से ये ग्राफ कुछ ऐसा है। समझ गए ना? अब इससे मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या देखा आपने, वेंट अनडेविएटेड, मतलब डेविएट नहीं हुआ अपनी जगह से, वो वैसे अपनी रे जा रही थी, उससे से स्लाइटली यहाँ आगे नहीं निकल गया, इसको बोलते हैं डेविएशन। ये होता है डेविएशन का साइन। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पढ़ के ही आए होगे ना, तुमको पता होगा, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है।
that is most part of atoms is empty space. ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं 0.14% of alpha particles deviate more than 1 degree theta will be 1 degree. ठीक है, 1 in every थीटा भी है, 0 नहीं है. ठीक है, और 1 in every million मतलब 10⁶ particles, alpha particles deviate theta is equal to 180. ठीक है, रिटर्न बैक. And fifth, different nucleus यानी मेटल्स और एलिमेंट्स के डिफरेंट न्यूक्लियस भाई अलग एक ही सेम के नहीं हैव डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, जो आर नोट है यानी मिनिमम नेचुरल वो है 2. भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं अभी लगानी चाहिए भाई. ये जो आर नॉट की मैं बात कर रहा हूँ ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ये होती है 2z² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, आर नॉट मिनिमम नेचुरल kinetic energy of alpha particle equals 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है भाई, रेक्टिफिकेशन डेटा है और हो सकता है कल MCQ में 4 ऑप्शन देखिए 7.7 पे टिक मार देना. ठीक है, अगली चीज पे आते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. ठीक है, it is the perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle with center of nucleus. ठीक है, तो ये जा रहा है अपना ये अपना एटम, ये आर नॉट. ये है ना, इससे 90 डिग्री होता है. कंफ्यूज मत होना कि रेडियस से 90 डिग्री है, इस चीज़ से 90 डिग्री होता है. और ये जो चीज़ है ना इसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर. ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है और डिफ्लेक्शन शो हो रहा है. ठीक है, समझ गए ना, इससे क्लियर तुमको कोई सिखा ही नहीं सकता. और थीटा जो है वो पाए और जो बी है ग्रेटर देन बहुत बहुत बड़ा इससे 0 डिग्री. ठीक है, समझ गए ना, ये 2 कंडीशंस हैं. अगर b टेंड्स टू 0 तो थीटा जो है वो है 180 डिग्री.
अगर भी आर से बहुत बड़ा है तो थीटा जो है 0 डिग्री। अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स। भाई वैसे ना ड्रॉबैक्स की बात करनी नहीं चाहिए, साइंटिस्ट ने इतनी मेहनत करी थी उस मॉडल पे उस ज़माने में, और ऐसे ड्रॉबैक्स सिखा रहे हैं। हालांकि ड्रॉबैक्स थे, ऐसी बात नहीं कि ऐसे वन साइडेड रह के सोचना चाहिए, पर एक साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने को बोलना चाहिए कि नई थ्योरी आई है दूसरे साइंटिस्ट की। एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। मैक्सवेल्स थ्योरी। और सेकंड, ही कैनॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की भी बात करते हैं, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं ख़त्म। अब आते हैं अपने बोर्स मॉडल पे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, एटम होता है एज अ पॉजिटिव चार्ज, इसके आसपास शेल्स होते हैं KLMN फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। ठीक है, और इनका जो ऑर्बिट्स होती है वो होती है NH/2π में। n जो है वो नेचुरल नंबर होता है, ऐसे अजीबो गरीब नंबर नहीं होते, 2.5 2.7 ऐसे प्रॉपर नेचुरल नंबर ही होंगे। ठीक है, ये अपन बोर मॉडल के सबसे ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं, इसी पे क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, जबकि ये भी गलत है। इसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई है, सच्चाई वही है। एनर्जी कैन रिवॉल्व। एनर्जी से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन, या ओनली इन सर्टेन stable orbits. These orbits have fixed energies. And these are called energy levels. ठीक है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं कहीं भी मिल जाएगा अपने को। ठीक है, और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो फिक्स्ड एनर्जी के होते हैं, जैसे -13.6 बताया था ना तुमको, 0.85 और ऐसे ऐसे। और इनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। इन पे अपने को क्वेश्चन भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, और इन शेल्स को नेम दिया गया था KLMNOPQR तक डिस्कवर कर चुके हैं अपन। ठीक है, आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम एनर्जी as that of the orbit in which they are revolving. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जितने भी एक ऑर्बिट में, जैसे K में 2 होते हैं, L में 8 हो जाते हैं, 18 ऐसे चलते रहता है। इसमें 8 हैं, उन 8 की सेम ही एनर्जी होगी, सेम। अगर -13.6 है तो -13.6, 0.85 है तो 0.85, सब में सेम टू सेम एनर्जी होगी। ठीक है, और वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट, सोचो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करते हैं क्या वाइल रिवॉल्विंग? भाई ऐसा होता था, हमारे मिलते तुम, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ग्राउंड से एक्साइटेड या से, तब एनर्जी गेन या लूज करता है। इफ एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स और एब्सॉर्ब्स एनर्जी or absorbs energy, it must move to different energy level.
स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लूज किया, गेन की, इसका मतलब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाएगा, के से एल में चला जाए, एल से के में चला जाए, एम चला जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो कहीं बीच में से हल्की सी एनर्जी जितनी लेके इधर उधर ना चला गया, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और वो भी तब जब स्टेबल होना होगा तब, नहीं तो ऐसे बेफालतू रिवॉल्व भी नहीं करेगा। ठीक है। और फिफ्थ, डिफाइनिंग स्टेबल ऑर्बिट्स। Electrons can only move in circular orbits with orbital angular momentum। कोई चिल्ला रहे होंगे लोग अपने घर में, मम्मी पूछ रही होगी क्यों चिल्ला रहे हो, और तुम बोलोगे ऐसी बात कर दी भाई ने, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो चीज। ठीक है। अब ये जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट था, बताने की जरूरत नहीं है। r की बात कर लेते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z स्क्वायर। नीट जेई मेन में कभी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेई एडवांस में कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो ऐसे बोलेगा कि n को हमने 2n कर दिया, z को हमने 3x कर दिया, ऐसे ऐसे अजीब गरीब क्वेश्चन दे देगा, तो बस तुमको फॉर्मूला लगा के आंसर देना है। इसको प्यार से इसकी सारी वैल्यूज एप्सिलॉन नॉट वगैरह ये सब कॉन्स्टेंट्स लगा के देखें तो आएगी n स्क्वायर व्हाट इज z, क्या एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब इसी की बात हो गई है तो वेलोसिटी की बात भी कर ही लें। वेलोसिटी होती है z²/2 h एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। उसके बाद जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है 2.18 इंटू 10⁻⁵। इसके भी सारे कॉन्स्टेंट्स की वजह निकालेंगे तो यही आएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब अपन आते हैं पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पे। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, इसमें 3 फेवरेट चीज़ें होती हैं इनकी पूछने के लिए। उन तीनों के बारे में तुमको अभी बता ही देता हूँ। उन तीनों का एक रिलेशन होता है। सबसे पहले तो वो रिलेशन याद कर लो, PE इज इक्वल टू -2KE इज इक्वल टू 2TE। ठीक है। अब तुमको बस इनमें से एक बता दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बता दो या टोटल एनर्जी बता देता हूँ, वो ईजीएस्ट है। उसके बाद तो तुम बस अपॉन 3 ऐसे करना है। टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6। तुमको बता रहा था भाई इनका, ये तो फेवरेट है, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई यूनिट्स में तुमको घुमा सकते हैं, कभी अर्ग दे दे, कभी जूल दे दे, CGS MKS ऐसे ही घुमाते फिराते रहेंगे, कंफ्यूज मत होना। जैसे इसको जूल में लिखें तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू z²/n², क्या जूल। ठीक है। इनके कुछ एनर्जी लेवल्स याद कर लो। ये एनर्जी लेवल्स क्या है कि अगर तुम्हारे स्पेशली नीट में तो ये उठ के आते ही हैं, तुमको तुम्हारे सामने 4 वैल्यूज दी हुई होंगी, उनमें से पूछेंगे इनमें से कौन सी वैल्यू एनर्जी लेवल नहीं है या फिर कौन सी वैल्यू एनर्जी लेवल है। तो तुमको ये नंबर्स देखे हुए याद रहेंगे तो तुम तुरंत देख के उस पर टिक मारोगे। ठीक है। 1.51 -0.85 -0.37, बस इससे ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं तो खुद ही निकाल लेना वहाँ बैठ के, आते ही है तुमको तो। अब जो एनर्जी लेवल का जो डायग्राम होगा वो तुम्हारा होगा ऐसे कि ना, ज़ीरो एनर्जी लेवल यानी सोच लो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ होता है -13.6 बेस -3.4 और इसी के थोड़ा सा पास -1.51 और इसके एकदम पास 0.85, फिर एकदम पास होने लग जाता है। ठीक है। ये होता है n इज इक्वल टू 1। ठीक है। ये होता है n इज इक्वल टू 2। ये होता है n इज इक्वल टू 3। ये होता है n इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस देख रहे हो कैसे कैसे कम होती जा रही है। फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर ये एकदम ऐसे एकदम पास आ जाएंगे।
भाई मतलब एनर्जी लेवल ना इतना कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा ऊपर जाके, सारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ सब एकदम पास पास हो जाएंगे, ठीक है। और इन्फिनिटी तक तो ये एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा पूरा। तुमको यहाँ कैसे बताऊँ, लेकिन समझ जाओ, ठीक है। ये होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। क्वांटम फिजिक्स में एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं आता तो तुम पढ़ क्या रहे हो? क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसके छठे पॉइंट पर आते हैं, वाइड रिवॉल्विंग। भाई बोर एटमिक मॉडल चल रहा है, पता था ना। हायर एनर्जी लेवल an electron may emit radiation and falls, यानी डी एक्साइट्स फॉल्स सही डाल रही है टू a lower energy level। ठीक है, E is equal to En2 minus En1 hc बटे lambda is equal to En2 minus En1। ठीक है, तो एनर्जी लेवल की बात हो गई है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल, जो कि मुझे पसंद नहीं है पर एग्जाम में पूछ लेते हैं तो बता देते हैं। भाई वैसे ना जेई वगैरह में तो ये ड्रॉबैक्स वगैरह रेयरली आते हैं, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन तुमको दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, उसमें कुछ ऐसे घुमा फिरा के दे दे, असर्शन रीजन वगैरह दे दे तो बात अलग है। बाकी तुम्हारे स्कूल के एग्जाम के लिए काम का है। इट स्टैंड्स ट्रू फॉर ओनली हाइड्रोजन। एक तो मुझे ये बात बताओ, तुम ये मॉडल बनाया क्यों, इसको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया? नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, मैं सब इज्जत करता हूँ। तुम्हारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, 118 में से ये एक एलिमेंट पे चलता है, इसका मतलब ये मॉडल एक्सेप्शन है, मॉडल ही एक्सेप्शन है। वाह 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 वाह। मॉडल कोई ऐसा होता है कि जो कि मेजॉरिटी चीज़ों पे चले या फिर जो एक्सेप्शंस पे चले। भाई गजब कर रहे हैं ये, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, लिथियम 2+, हीलियम प्लस, बेरिलियम 3+, ठीक है। बस इससे जाके तो तुम किसी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? एक बार सोचो भाई, तुम अखंड अखंड एनर्जी दे दो तब भी नहीं निकाल सकते, कुछ भी करा रहे, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, स्पेक्ट्रम भी नहीं बताया गया इनसे। स्पेक्ट्रम भाई रेनबो कलर, जो कि एक एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है। स्पीशीज के स्पेक्ट्रम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अब अपन आते हैं, इट डज नॉट टेक अकाउंट। भाई इलेक्ट्रॉन के 2 नेचर होते हैं, एक वेव नेचर एक पार्टिकल नेचर। तो ये जो बोर मॉडल था, अकाउंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो था बोर मॉडल, ये वेव नेचर के बारे में कुछ बात ही नहीं करता था। इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, पार्टिकल जैसे बिहेव करता था। ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके बाद नई मॉडर्न क्वांटम थ्योरी निकालनी पड़ी, ठीक है। और फोर्थ इसकी बात आ जाती है, इट वायलेट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। भाई याद है ना, या तो मोमेंटम से ही निकाल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट। प्रिंसिपल, ठीक है। पांचवी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की जो स्प्लिटिंग होती है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में। वही डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है ना, रंग बिरंगा, उसके अंदर ब्लैक लाइंस, उसी की बात हो रही है।
फोटो वगैरह देखी होगी तुमने बुक में, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिक के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड के रिफ्लेक्शन को भी नहीं बता पा रहा था ये। इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। भाई अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना कोचिंग मॉड्यूल्स से, तो उसमें लिखा हुआ आएगा जीमन स्टार्क इफेक्ट, तुमको ये बहुत बहुत अच्छे से पता होगी, ठीक है। जेई वगैरह में इसके क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के तुमको 1 वर्ड टाइप के में दे देगा। अब आते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड ऑफ 7 कलर्स, याद है ना? अब ये तुम्हारा प्रिज्म, यहाँ अपन ने लिया एक एटॉमिक गैस, जैसे सोडियम मेटल है, उसको भी अपन को फाइन गैसियस पार्टिकल्स में एकदम सुपर हीट प्रेशर कंडीशंस में बदलना पड़ेगा, फिर अपन उसको बना पाएंगे एटॉमिक गैस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाएगी रेडिएशन, और यहाँ स्क्रीन पे ये स्प्लिट होके आएगी। ठीक है। और सम स्पेसिफिक wavelengths were present on screen। स्क्रीन पर ऑलरेडी स्पेसिफिक वेवलेंथ्स प्रेजेंट रखते हैं, उस पर वो ब्लैक लाइन्स आ जाती है। अपन जो स्पेक्ट्रम की फ़ोटो देखते हैं ना, असली स्पेक्ट्रम उसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम ऐसे, जैसे तुम कभी फ़ोन वगैरह में देखा हो, किसी देखना एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ऐसे एक बार कोड जैसे तुमको दिखेगा अलग अलग कलर्स में, वो इसी कारण होता है। और जो अपन देखते हैं उसका असली स्पेक्ट्रम बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। ऐसा होता है स्पेक्ट्रम। अब इसकी बात आई है तो थोड़ी सी शेल्स वगैरह की बात कर लेते हैं। वही जो पहला शेल होगा उसकी एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन पर, तुमको 1000 बार बता दे चुका हूँ। -3.4, -1.5 और -0.85, ठीक है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सपोज, तो इसकी पहली चीज ऑन हीटिंग इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स एनर्जी and jumps to higher energy level, ठीक है। ऊपर बाहर चला जाएगा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल इन हायर एनर्जी लेवल्स, यानी एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही अनस्टेबल रहता है। थर्ड, सो इलेक्ट्रॉन फॉल्स हायर टू लोअर ऑर्बिटल। लोअर ऑर्बिटल से हमारा मतलब है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। गिविंग रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ फोटोन। भाई स्टेबल होगा तो बाहर एनर्जी देगा, उस एनर्जी को अपन रेडिएशन बोलते हैं, और ये जो रेडिएशन देगा उसको बोलते हैं अपन फोटोन। तुमको पता था ना फोटोन सब एटॉमिक पार्टिकल है, जाके इसके पहले वाला न्यूक्लियर का चैप्टर देखो, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस डायरेक्ट hc/λ यानी 13.6 z² 1/n1² -1/n2², ठीक है। ये फार्मूला है भाई, इस पे प्रश्न आएंगे तुम्हें करने होंगे। इसको वैसे ढंग से लिखें तो 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z²
रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 1/r में बताई थी ना तुमको, 911 एंगस्ट्रॉम। केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ो भाई जाके, तुमको बहुत पढ़ना है अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा तो। बाकी ईजी सा चैप्टर है अगर तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पहले से आता है तो। आर में जो है वो है रेडबर्ग कांस्टेंट, और आर की जो वैल्यू है वो भी 13.6/hc। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻⁻34, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.09 × 10⁻7 क्या मीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब ये मीटर का उल्टा है। अब तुम्हारा ये चैप्टर वैसे तो होता है समाप्त, और तुमको लाइमन बार्मर, बास्टियन, ब्रैकेट और फंड सीरीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और 1 में होती है लाइमन, 2 में बार्मर, 3 में बास्टियन, 4 में ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, और ये सब होती है हाई इंफ्रारेड, लो इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी रीजन। ये सब तो तुम जाके पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी खोलो या फिर पुराना एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पढ़ के या अगर नहीं आता तो। और अपना 1/r की वैल्यू होती है 911 एंगस्ट्रॉम। मॉडर्न फिजिक्स अपनी आधी हुई समाप्त। सेमीकंडक्टर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है अभी, तो एटम्स को क्रश करते हैं।